जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 7 की बात करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। तो यहाँ पर हमें भाग 1 में दे रखा है सामान्य ज्ञान और पहला प्रश्न दे रखा है पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय स्थित है, यानी कि पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कोलकाता, ऑप्शन बी हमें दे रखा है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो जो पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? विशाखापट्टनम में। कहां पर है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 2 हमें दे रखा है भारत में नौरोज त्योहार किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं, यानी कि भारत में एक नौरोज त्योहार मनाया जाता है, वो किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है यहूदी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है वैश्य, ऑप्शन सी हमें दे रखा है पारसी, ऑप्शन डी है जैन। तो जो नवरोज त्योहार है ये पारसी धर्म का धार्मिक त्योहार है। किसका है? पारसी धर्म का। यानी पारसी धर्म के जो लोग हैं उनका नया वर्ष जो होता है वो नवरोज त्योहार के रूप में मनाते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है, कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है, यानी कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है अक्मा चेरियन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के लिए भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है मुरिया गौड़ जनजाति में रहती है, यानी कि मुरिया जो गौड़ जनजाति है ये कौन से राज्य में रहती है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हमें दे रखा है मणिपुर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है केरल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमें क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें मुरिया गौड़ जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। क्या हो जाती है? रायपुर। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? कह रहा है अनुच्छेद, ऑप्शन ए हमें दे रखा है अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी हमें दे रखा है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अनुच्छेद 147, ऑप्शन डी हमें दे रखा है अनुच्छेद 150। यानी कि जो महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से जो संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 148। ये किससे संबंधित है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है, कह रहा है संथाल जनजाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी जनजाति से हैं, मुख्यतः कहाँ निवास करती है। यानी कि जो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी जो मुर्मू हैं ये भी एक संथाल जनजाति से संबंधित है और ये कहाँ की हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो कहाँ की हैं? झारखंड की। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यानी कि जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन हमसे ए कह रहा है अवशिष्ट है, ऑप्शन बी है अंश है, ऑप्शन सी है वलित है, ऑप्शन डी हमें दे रखा है ज्वालामुखी। यानी कि जो हिमालय है ये वलित पर्वत है। ये कैसा है? वलित पर्वत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 8 हमें दे रखा है, कह रहा है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जो भारतीय वायुसेना जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी दे रखा है 1 जनवरी,
ऑप्शन सी हमें दे रखा है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 15 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 अक्टूबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय वायुसेना जो दिवस मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 9 हमें दे रखा है असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ था, यानी कि असहयोग आंदोलन हमें बताना है कि कौन सी सन में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1920 में। असहयोग जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1920 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, यानी कि भारत में हमें यह बताना है कि कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है केरल, ऑप्शन बी हमें दे रखा है असम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हमें दे रखा है कर्नाटक। तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का जो राज्य है कर्नाटक, यहाँ पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे असम, तो असम की क्या प्रसिद्ध है, चाय, और असम की चाय के लिए क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो असम की चाय को जीआई टैग मिला है, लेकिन अगर कॉफी में पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 11 हमें दे रखा है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, यानी कि जो जलियांवाला बाग जो शहर है वो किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अमृतसर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है लखनऊ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो हम इसका ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, अमृतसर। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 12 हमें दे रखा है, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहां स्थित है, यानी कि हड़प्पा कालीन जो शहर है कालीबंगा ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन सी दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन डी हमें दे रखा है गुजरात। तो जो कालीबंगा है वो कहां पर स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 13 हमें दे रखा है कि ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कि ग्रैंड मास्टर कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है गोल्फ, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है टेनिस। तो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कौन से खेल से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शतरंज। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो भारत के हमें अंतिम मुगल बादशाह बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन बी है हुमायूं थे, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो भारत के अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 15 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया, यानी कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया। तो देखो प्रश्न नंबर 15 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया। तो ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन सी है गेटवे ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे चलिए अब हम बात करते हैं भाग 2, और भाग 2 में है सामान्य विज्ञान। तो यहां से सामान्य विज्ञान स्टार्ट होती है। प्रश्न नंबर 16 हमें दे रखा है कि युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी कि जो युग्मक बनता है उसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है विखंडन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है असूत्री विभाजन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन। तो जो युग्मक का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा।
आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है, कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन मतलब आई, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है रतौंधी, ऑप्शन बी दे रखा है अरवक्तता, ऑप्शन सी दे रखा है घेंगा। तो जो आयोडीन की कमी से होता है वो कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग होता है। इसी को हम बोलते हैं गलगन, यानी कि ये गला थोड़ा सूज जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 18 में हमें दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्मक मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि मुकुल द्वारा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि पैरामीशियम में और ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है, ऑप्शन बी हमें दे रखा है ईस्ट और हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। ऑप्शन सी हमें दे रखा है कि हाइड्रा और अमीबा में होता है। ऑप्शन डी हमें दे रखा है अमीबा और पैरामीशियम में होता है। तो जो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन जो होता है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है कि भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि भूसी से अगर हमको अनाज अलग करना है तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमें दे रखा है निराई, ऑप्शन बी हमें दे रखा है थ्रेसिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थ्रेसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। यानी थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, भूसी से अनाज के लिए अलग करते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 20 हमें दे रखा है, कह रहा है कि अपने क्वथनांक से नीचे किसी के रूप में जाना जाता है तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बाष्पीकरण। क्या कहलाती है, बाष्पीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 21 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है एलपीजी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है एथिलीन, ऑप्शन सी दे रखा है मैथेन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है एसीटिलीन। तो जो गैस वेल्डिंग होती है इसमें हम जो ईंधन के रूप में जो उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, एसीटिलीन गैस के लिए हम उपयोग करते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 22 हमें दे रखा है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि जो फ्यूज होता है परिपथों में उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य हमें कार्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है परिपथ को खोलना, क्या ये परिपथ को खोलता है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है लाइन को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी दे रखा है कि उपकरण की रक्षा करना, ऑप्शन डी हमें दे रखा है अत्यधिक धारा को रोकना। यानी कि जो फ्यूज तार होता है इसका हमें मुख्य काम बताना है कि ये क्या करता है। तो कह रहा है कि लाइन को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी हमें कह रहा है उपकरण की रक्षा करना। ये दोनों ही इसके काम होते हैं लेकिन हमें सबसे प्रमुख कार्य बताना है। तो ये क्या करता है, अत्यधिक धारा को रोकना इसका काम होता है। यानी कि ज्यादा धारा अगर आ जाती है तो फ्यूज तार फ्यूज होकर गल के पिघल के खत्म हो जाता है और परिपथ बंद हो जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 23 हमें दे रखा है, कह रहा है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि दो चुंबक हैं उनके बीच जो लगने वाला बल है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि चुंबक का आकार, ऑप्शन बी कह रहा है ध्रुव सामर्थ्य, ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि ध्रुवों के बीच की दूरी, ऑप्शन डी है माध्यम। तो जो उसके दो चुंबकों के बीच में जो लगने वाला बल है वो किस पर निर्भर करता है, चुंबक के आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 24 दे रखा है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर खाली स्थान का उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। कह रहे हैं मशरूम, रेत, ह्यूमस, लकड़ी। तो जो सूक्ष्म जीव मृत पादपों यानी कि मरे हुए पेड़ पौधों पर खाली स्थान का उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो किसका उत्पादन करने के लिए, ह्यूमस। ये ह्यूमस का उत्पादन करते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 25 हमें दे रखा है कि द्रव से अति सूक्ष्म ठोस कण को अलग करने की विधि कौन सी है। यानी कि अगर द्रव जो हमारे पास है उससे अति सूक्ष्म ठोस कणों को अगर अलग करना है तो कौन सी विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है अवक्षेपण,
ऑप्शन बी हमें दे रखा है निस्पंदन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है आसवन, ऑप्शन डी दे रखा है ऊर्ध्वपातन। तो जो द्रव होता है, द्रव से अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे ठोस कण को जो अलग करने की जो सही विधि होती है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्पंदन। निस्पंदन से हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव से अति सूक्ष्म कणों को अलग करने की विधि होती है ये। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है, कह रहा है कि बल का ऐसा ही मात्रक है, यानी कि जो बल होता है फोर्स, उसका हमें ऐसा ही मात्रक बताना है कि क्या होता है। तो देखो जो जूल होता है ये तो कार्य का मात्रक होता है, किसका होता है, कार्य का। और आगे हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है न्यूटन, यानी कि जो न्यूटन होता है ये बल का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 27 हमें दे रखा है, कह रहा है शुक्राणु और अंडाणु का संकलन से बनता है, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो उससे क्या बनता है। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है गर्भ, ऑप्शन बी हमसे कह रहा है भ्रूण, ऑप्शन सी कह रहा है युग्मनज, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो बनता है वो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसी को हम बोलते हैं जायगोट। क्या बन जाता है, जायगोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 28 हमें दे रखा है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन हमें बताना है कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है हमें सोयाबीन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है राजमा, ऑप्शन सी दे रखा है मूंग दाल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है काला चना। तो जो प्रोटीन पाया जाता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 29 दे रखा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस अवशोषित होती है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस ये लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दे रखा है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस जो है वो पेड़ पौधे लेते हैं, तो कौन कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर हमें 30 दे रखा है, कह रहा है कि धारा के संकर्तन के दौरान 12 का वियोजन वास्तव में कम होता है, यानी कि धारा, यहां क्या होगा, धारा का वियोजन वास्तव में कम होता है। कह रहे हैं ऑप्शन ए हमें दे रखा है प्राकृतिक धारा शून्य के क्षण के दौरान, ऑप्शन बी हमें दे रखा है प्राकृतिक धारा शून्य के क्षण के तुरंत पहले। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही आंसर होता है। आगे अगर हम चलेंगे तो प्रश्न नंबर, यहां से भाग 3 स्टार्ट हो जाता है गणित। तो गणित हम देखते हैं, तो गणित के कुल 15 प्रश्न आते हैं, तो गणित को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 31 हमें दे रखा है कि 30 प्लस 33 प्लस 80 और प्लस 26। तो भाई प्लस करना है, इन सभी को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो देख लो इकाई का अंक देख लो, यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 है, तो कितना हो जाएगा 9 ऐसे ही लिख लेंगे हम। आगे देखेंगे दहाई का अंक, तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 10 और 3 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 169, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो अंतःकोणों के यानी त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण होते हैं उसका जो योग होता है वो कितना होता है, अनुज गलत, हाँ। तो त्रिभुज के कितने कोण होते हैं भाई, 3 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज के जो अंदर वाले ये कोण होते हैं ना, इन तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। अब त्रिभुज के 4 प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर। एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 अंश के होते हैं। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। एक आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। एक चौथा त्रिभुज होता है जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है,
उसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम बोलते हैं समकोण। तो ये त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 33 हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 18। कह रहा है बी का मान 24 है, तो ए का मान बताओ। तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, ए अनुपात बी हमें दे रखा है 1:8। ये 1:8 है, तो कैसे गलत हो गया। तो यहां पर जो ए अनुपात बी हमें दे रखा है वो 1:8 दे रखा है, और बी का जो हमें मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। यानी कि 24 जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से कितने की है, 8 की है। हमें किसका मान चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, तो 1 से गुणा कर दो तो ए का मान निकल के आ जाएगा 8 या 24। अब 3 की और 1 की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, तो 3 एकन 3, यानी कि जो ए का मान होगा वो कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 34 हमें दे रखा है, कह रहा है यदि वर्ग का परिमाप 20 है, यानी कि वर्ग का जो परिमाप दे रखा है वो हमें 20 दे रखा है, तो पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग के अगर परिमाप की बात करेंगे हम, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो इसकी जो चारों भुजाएं होंगी इसे हम ए मान लेंगे, इसे भी ए, इसे भी ए, इसे भी। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a। ठीक है, तो वर्ग का जो हमें परिमाप दे रखा है वो 20 दे रखा है, बराबर किसके हो जाएगा, 4a। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि इसकी भुजा जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 5 निकल के आ गई। अगर हमें वर्ग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा की घात। तो भुजा कितनी आ गई, 5, और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, किसी में नहीं दे रखा। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखा हो तो मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। यानी कि वर्ग का अगर परिमाप 20 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 35 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 530 लीटर में से 10% पानी निकाल दिया जाए तो शेष मात्रा क्या होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई 530 है, 530 लीटर अगर हमारे पास कोई पानी है, कह रहे इसमें से 10% निकाल दिया जाए, तो देखो जो कोई संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर उसमें से अगर हम 10% निकाल देंगे तो जो शेष बचेगी वो कितनी बचेगी, 90%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। 9 3 27 के साथ हासिल का कितना हो जाएगा, 2, 9 5 45, और 2 कितना हो जाएगा, 47। अगर हम 530 लीटर में से अगर 10% निकाल देंगे तो शेष हमारे पास कितना बच जाएगा, 477 लीटर बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या है तो अपने आप में 100% होती है। कह रहे हैं उसमें से 10% अगर निकाल दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो हम कह रहे हैं कि जो 530 है वो अपने आप में 100% होगा, 10% अगर हमने निकाल दिया तो 90% बच जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 की और 53 की हम गुणा कर देंगे तो 477 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या को आधा करके जोड़ा जाए तो परिणाम 66 आता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है, और संख्या का आधा करने का मतलब है कि उसके बटे में 2 लगा दो। आधा करके अगर इसमें जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम आता है वो हमारे पास 66 आ जाता है। तो हमें संख्या बतानी है। अब संख्या बतानी है तो उसका मतलब ये है कि x का मान निकालना है, तो इसके बटे में 1 मान लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो हम क्या करते हैं, नीचे इन दोनों की गुणा करके लिख लेते हैं 2, ऊपर कैसे गुणा कर देते हैं, तो 2 की गुणा x से करोगे क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर 1 की गुणा अगर 1x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1x से ही आ जाएगा। बराबर कितना दे रखा हमें, 66। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2x और 1x जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3x, और बटे में कितना 2।
बराबर कितना है 66/1। अगर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2, बराबर कितने 22। कैसे गुणा कर लो तो x से गुणा अगर 1 से करेंगे तो x ही हो जाएगा, 2 की गुणा अगर हम 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, यानी वो संख्या कितनी है 44 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा 44 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 37 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 20 व 14 का औसत क्या होगा, यानी कि दो हमें संख्या दे रखी है 20 और 14, तो इनका हमें औसत बताना है। तो औसत बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब पदों का योग अगर हम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 34, और संख्या कितनी है हमारे पास 2 है, तो नीचे हम कितना लिख देंगे 2। 34 में 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 17, तो औसत कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं तो प्रश्न नंबर 38 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 11/2 को प्रतिशतम बदलिए। अब देखो 11/2 दे रखा है, अगर इसे हमें प्रतिशतम बदलना है तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से गुणा, 2 से काटोगे क्या बार में कट जाएगा 50, कुछ गड़बड़ देगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 बार में कट जाएगा, 50 की और 11 की हम गुणा कर देंगे, तो 11 पंजे 55, यानी कितना हो जाएगा 550% हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 39 हमें दे रखा है, कह रहा है कि दूरी 63 किलोमीटर, समय 7 घंटे, तो चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, देखो दूरी को हम डी से लिख लेते हैं, कितनी दे रखी है हमें 63 किलोमीटर दे रखी है। जो समय दे रखा है टी, वो कितना दे रखा है 7 घंटे। तो हमें चाल यानी कि एस का मान निकालना है, तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है दूरी बटे समय। चाल हमको एस निकालनी है, दूरी हमें कितनी दे रखी है 63, और समय कितना दे रखा है 7, 7 निम 63, यानी कि जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 40 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 8, 18 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब लासा। तो लासा की मैंने परिभाषा बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। तो इनमें छोटी से छोटी संख्या अगर हम चारों में देखेंगे तो कितना है 18 है। 18 अगर इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा तो हमारा आंसर 18 हो जाएगा, लेकिन 18 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं। आगे चलेंगे तो इससे बड़ी जो संख्या दे रखी है वो हमें 36 दे रखी है। 36 8 से कटेगा क्या, अरे 8 दूनी 16, तो 8 से 36 नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। फिर हम आ जाएंगे 54, 54 क्या 8 से कटेगा, अरे 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे हम 72, 72 देखो 8 से भी कटता है, 8 में 72, और 18 से भी कटता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से निकाल लेते हैं। तो लासा की हम परिभाषा याद रखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो वही क्या कहलाता है लासा कहलाता है। तो हमने यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या क्या देखी थी 18, 18 इन दोनों संख्याओं से नहीं कट रहा था, तो हमारा आंसर 18 नहीं होगा। ऐसे आगे हम देखेंगे इससे बड़ी संख्या में 36 दे रखी है, 36 8 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर 36 नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे 54, तो 54 18 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा सी भी नहीं होगा। 72 की बात करेंगे तो 72 जो बचा है वो 8 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो सवाल नंबर 41 हमें दे रखा है, कह रहा है कि मूलधन जो है मूलधन को हम किससे लिख लेते हैं पी से। पी जो दे रखा है वो हमें 380 रुपए दे रखा है, और जो हमें दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20%, और जो हमें समय दे रखा है वो समय कितना दे रखा है 50 साल दे रखा है। कितना दे रखा है 50 साल। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज को हम किससे लिख लेते हैं एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमें निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है कि एसआई बराबर क्या होता है
ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे में कितने 100 होते हैं। हमें भाई ऐसा ही निकालना है। P का मान हमें कितना दे रखा है 380 गुणा R का मान हमें कितना दे रखा है 20% और T कितना दे रखा है 50 साल बटे में हम कितना लगा देंगे 100। अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो ऐसा ही बचेगा वो कितना बचेगा 380 गुणा 2 और गुणा 5। अगर हम 380 ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 380 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो पीछे क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो जो साधारण ब्याज होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3800 रुपए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3800 रुपए। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 42 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 145:42 को सरल कीजिए। अगर ये कट रहे हैं किसी एक संख्या से तो इसने काट के लिखो, आगे कैसे लिखोगे। यानी हमें दे रखा है 145:42, तो अनुपात में हम संख्याओं को एक ही अगर कट रही है तो एक ही संख्या से काट लेते हैं। क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटेंगी? तो ये दोनों संख्याएं जो हैं 2 से चेक करते हैं, ये तो कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। आगे अगर हम और चेक करेंगे तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई 3 से ये संख्या कट रही है, क्या 3 से कटने का मतलब यह है कि संख्याओं का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो यहां पर अगर हम इनका योग करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10। 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 4 से अगर हम चेक करेंगे तो 4 से वही संख्या कटती है जिनके दहाई के 2 अंक 4 से कट रहे हो, तो भाई 4 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी। 5 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 6 से अगर चेक करेंगे तो ये कट सकता है लेकिन ये नहीं कटेगा। 7 से अगर देखेंगे तो 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका जो आंसर होगा सही वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही होती तो हम दोनों संख्याओं को काट देते। अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे ही हम आंसर कर देंगे 145:82। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 43 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9999 होगी। 2 अंकों की अगर पूछेगा तो 99 हो जाती है। 3 अंकों की पूछेगा तो 999 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो एक के पीछे 0 लगा दो। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 44 हमें दे रखा है, कह रहा है कि एक काम को एक आदमी 200 दिन में पूरा कर सकता है, तो 40 दिन में कितना काम हुआ। 40 दिन में हमें बताना है कि काम का कितना भाग हो जाएगा। देखो ये टोटल जो काम है वो कितने दिन में कर पाता है? 200 दिन में कर पाता है। तो हमें 40 दिन में कितना काम करेगा तो इस तरह से लिख लेंगे। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास 4 और नीचे कितना बचेगा 20। 4 एकन 4, 4 पंजे 20, यानी ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे कितना बच गया 5। यानी कि जो भाग जो अपने पूरे काम का जो भाग कर पाएगा वो कितना कर पाएगा 1/5 भाग को कर पाएगा 40 दिन में। यानी कि अगर हमारे पास 200 दिन में अगर किसी काम को कर पाता है, अगर वो 40 दिन काम कर रहा है तो जो काम का जो हिस्सा होगा वो 1/5 हिस्सा होगा। अगर यही हमसे पूछ लेता कि शेष कितना बचेगा, तो शेष कैसे निकालते हैं? जैसे पूरे काम का 1/5 हो गया तो टोटल काम हम कितना मान लेंगे 5 मान लेंगे। 5 में से अगर 1 हो गया तो कितना बचा होगा 4, तो 4/5 क्या बच गया शेष काम। लेकिन पूर्ण काम कितना हो गया भैया? तो पूर्ण काम हो गया 1/5 हो गया। तो हमसे शेष काम पूछा, मतलब ये पूछा है कि काम का कितना भाग हो गया, तो काम का जो भाग हुआ है वो 1/5 भाग हुआ है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 45 हमें दे रखा है कि यदि 2 बच्चों के वजनों का जो औसत है वो 81 किलोग्राम है, पहले बच्चे का वजन 71 किलोग्राम है, तो दूसरे का वजन ज्ञात करो, क्या होगा। यानी कि हमें 2 बच्चों का औसत जो वजन दे रखा है वो औसत जो दे रखा है वो 81 किलोग्राम दे रखा है। यानी कि 2 बच्चे हैं और उनका जो औसत वजन दे रखा है वो हमें 81 किलोग्राम दे रखा है, 81 किलोग्राम। अगर इनके हम दोनों बच्चों के अगर वजनों का अगर हम योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वजनों का योग। तो इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 एकन 2 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 162 किलोग्राम आ जाएगा। अगर दोनों बच्चों का अगर हम वजन देखेंगे तो कुल वजन कितना हो जाएगा 162 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि एक बच्चे का जो हमें वजन दे रखा है वो कितना है 71 किलोग्राम है।
तो दूसरे बच्चे का कितना हो जाएगा? तो अगर हम दूसरे बच्चे का अगर वजन देखेंगे तो दूसरे बच्चे का हो जाएगा 162 माइनस 71। घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ हो गए 16, 16 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी कितना हो जाएगा? 91 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो भाग हमें 4 दे रखा है तर्क शक्ति, यानी कि यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि कूट भाषा में KANP को ये लिखा जाता है, तो ये बताओ कि COPY को क्या लिखा जाएगा? यानी कि हमें यहाँ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है KANP, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है AKPN लिखा जाता है। तो हमें ऐसे ही बताना है कि COPY के लिए क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वही लेटर जो है उन्हीं को आगे पीछे करके लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर इन लेटरों को ही हम आगे पीछे करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया था कि जो A दूसरे नंबर पे आ रहा था उसे पहले नंबर पे कर दिया, A जो पहले नंबर पर आ रहा था उसे दूसरे नंबर पर कर दिया, P जो है वो चौथे नंबर पर आ रहा था उसे तीसरे नंबर पर कर दिया, N जो था तीसरे नंबर पर तो उसे चौथे नंबर पर कर दिया। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे तो C को पहले, O को हम पहले लिख लेंगे, C को बाद में लिख देंगे, Y को पहले लिख लेंगे और P को बाद में लिख देंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा OC/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OC/P, OC/P, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, OC/P। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 47 हमें दे रखा है, कह रहा है VFC, EIF, HLI, तो आगे क्या आएगा? अब देखेंगे, देखो यहाँ पर जो B आता है वो कितने नंबर पे आता है? 2, F कितने नंबर पे आता है? 6, C कितने नंबर पे आता है? 3, E आता है 5 नंबर, I आता है 9 नंबर, F आता है 6 नंबर, H आता है 8 नंबर, L आता है 12 नंबर और I आता है 9 नंबर। तो भाई कैसे आ रहे हैं वो देख लो, इनका क्रम क्या है। देखो 2 से 5 पे गए, 3 ऐड किए होंगे, फिर 5 से 8 पर गए, 3 ऐड किए होंगे, ऐसे ही 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखो 6 है, 6 से कितना आ गया? 9, 3 ऐड किए होंगे, फिर 9 से 12 आ गए, 3 ऐड किए होंगे, 12 में भी 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 15। तीसरा लेटर देखेंगे, यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 9, यानी कि 3 ऐड करके चल रहे हैं, तो 9 में अगर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12, यानी 11 नंबर पे क्या हो जाता है? K, 15 नंबर पे क्या हो जाता है? O, 12 नंबर पे क्या हो जाता है? L। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KOL, यानी कि आगे आने वाला जो शब्द होगा या जो लेटर होंगे वो क्या होंगे? KOL हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, KOL। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 48 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? अलग हमें देखना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है गाजर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है टमाटर, ऑप्शन सी दे रखा है आलू, ऑप्शन डी हमें दे रखा है आम। अनुज आंसर बताओ क्या होगा? हैं? तो आम अलग हो जाएगा। आम क्यों अलग होगा भैया, इसका रीजन बताओ। हैं? तो ये सभी सब्जियों में आते हैं, ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन गाजर नहीं यार, हाँ सही है जे भाई, जे सभी चलो हम मान लेते हैं कि किस में आते हैं? सब्जियों में, और ये क्या है? फ्रूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आम। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 49 हमें दे रखा है, कह रहा है कि कितने एफ हैं, यानी कि इस तरह से हमें कुछ लेटर दे रखे हैं और उनमें से बताना है कि इसमें कितने एफ है। तो बहुत ही सही है भाई, तो देखेंगे 1 2 3 और 1 4, कितने एफ हैं? 4 एफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 50 हमें दे रखा है कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 38 है, उसमें से नीरज का स्थान बाईं ओर से 17वां है, तो बताओ नीरज का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं भाई ये अग्निवीर में भी वहां पर हमारे पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमसे पूछा है कि बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब इधर की ओर से, बाईं ओर से जो नीरज का है वो कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। ठीक है, टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 38। तो हमसे इधर से पूछा है कि कौन सा स्थान हो। अगर हम दाया बाया जोड़ दें और उसमें से एक कम कर दें
तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या निकल के आ जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो ऑप्शन ए ले लो। ऑप्शन अगर हम ए 22 ले लेंगे तो 22वां अगर इधर से है तो अगर इन दोनों को जोड़ा और उनमें से एक कम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसमें से एक कम करके अगर 38 आ जाता है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, और हाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, कितने हो गए 39। 39 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यानी पंक्ति में जो कुल संख्या है वो कितनी है, 38। तो उसका अगर बाईं ओर से 17वां स्थान है तो दाईं ओर से कौन सा होगा, 22वां होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।